सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा क्वीन ऑफ टीयर्स। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेल लीड ह्युन वू और फीमेल लीड हैन की शानदार शादी से। शादी इतनी ग्रैंड होती है कि लोग इसे वेडिंग ऑफ द सेंचुरी कहने लगते हैं। हैन कोरिया की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली की वारिस है और ह्युन वू बस एक नया एम्प्लॉय। लेकिन प्यार ऐसा था कि दोनों ने सब कुछ पीछे छोड़कर एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद की झलकियां हमें इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी की कई प्यारी और रोमांटिक झलकियां देखने को मिलती हैं। ऐसा लगता है कि दोनों सच में एक परफेक्ट कपल हैं, हमेशा खुश, हमेशा साथ। साल बाद अब कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। ह्युन वू एक इंटरव्यू में बताता है कि आज भी लगता है जैसे कल ही शादी हुई हो। लोग उससे पूछते हैं देश की सबसे ताकतवर फैमिली का हिस्सा बनकर कैसा लगता है। उसका जवाब होता है मैं बस एक लकी इंसान हूँ जिसे जिससे प्यार हुआ उसी से शादी भी हुई। हैन का इंटरव्यू दूसरी और हैन भी इंटरव्यू में कहती है लोग अब भी कहते हैं कि ह्युन वू ने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की, लेकिन ये सब बातें इसलिए फैलती रहीं क्योंकि मैंने अपना चेहरा कभी दुनिया के सामने नहीं दिखाया था। पर अब ये अफवाहें खत्म होंगी क्योंकि आज मैं अपना फेस रिवील कर रही हूँ। सच क्या है, बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। असल में ह्युन वू और हैन अलग अलग कमरों में रहते हैं। घर में दोनों की बातचीत ना के बराबर होती है। भले ही एक ही टेबल पर खाना खाते हों लेकिन दोनों छोरों पर बैठे होते हैं। ऑफिस भी साथ जाते हैं लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हैन क्वींस ग्रुप की सीईओ है और ह्युन वू वहां बस एक छोटा सा एम्प्लॉय। ह्युन वू क्वीन ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट का हेड था, यानी वो एक वकील है। लेकिन ये सब बताते हुए उसका चेहरा कुछ पल के लिए उदास हो जाता है। फिर वह मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है हम दोनों दिन रात साथ रहते हैं और मैं इससे बहुत खुश हूँ। वहीं हैन से पूछा जाता है कि उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। हैन बताती है 5 साल पहले जब मैं विदेश से वापस आई तो मैंने क्वीन ग्रुप में इंटर्न के तौर पर ज्वाइन किया था, बिल्कुल किसी अंडरकवर एजेंट की तरह, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मैं इस कंपनी की वारिस हूँ। हैन को शुरुआत में कुछ भी नहीं आता था, यहाँ तक कि फोटोकॉपी मशीन भी नहीं चला पा रही थी। जब मशीन ऑन नहीं हो रही थी तो गुस्से में आकर उसने उसे लात मार दी। उसी वक्त ह्युन वू ने उसे देखा और मशीन ऑन कर दी। हैन बताती है उसने कई बार मेरी मदद की। मुझे जल्दी समझ आ गया था कि ह्युन वू मुझे पसंद करता है और मेरी मदद के बहाने मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। जब ह्युन वू से उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछा गया तो वो भी इसी घटना से शुरुआत करता है। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं था, मैं बस उस फोटोकॉपी मशीन की हालत देखकर परेशान था जिसे हैन बार बार लात मार रही थी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मुझे उसकी भी फिक्र होने लगी। वो उस वक्त बस एक नई इंटर्न थी जिसे कुछ नहीं आता था। वो हर काम में गलती कर देती थी, इसलिए सब उसके बारे में बातें करते। धीरे धीरे हैन को भी ह्युन वू पसंद आने लगा था। ह्युन वू जब उसके बारे में गॉसिप सुनता तो उसे बहुत बुरा लगता था। एक दिन ह्युन वू हैन से कहता है अब ये गलतियां बंद करो वरना तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। हैन जवाब देती मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस पर ह्युन वू कहता है अगर तुम किसी और कंपनी में भी गई तो वहां से भी निकाल दी जाओगी अगर ऐसे ही काम करती रही। हैन कुछ कहने ही वाली होती है कि ह्युन वू आगे कहता है जब भी कोई सीनियर तुम्हें डांटता है तो मुझे दिल से बुरा लगता है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। हैन हैरान होकर पूछती है लेकिन तुम्हें मेरे लिए दिल से बुरा क्यों लगता है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है। ह्युन वू चुप हो जाता है, कुछ कह नहीं पाता। हैन पूछती है जब मुझे डांट पड़ती है तो तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है। ह्युन वू थोड़ा नर्वस हो जाता है। हैन मुस्कुराकर कहती है अच्छे से इस बारे में सोचो और फिर मुझे बताना कि ऐसा क्यों होता है। ये कहकर हैन वहां से चली जाती है। रात हो चुकी है, ऑफिस बंद हो चुका है, बाहर तेज बारिश हो रही है। हैन कंपनी के बाहर खड़ी है, एक हाथ में फोन दूसरे में बैग। वो अपने ड्राइवर को कॉल कर रही है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है ह्युन वू क्या तुम्हारे पास छाता नहीं है। हैन पीछे मुड़कर देखती है। ह्युन वू उसके सामने खड़ा है, हाथ में एक बड़ा काला छाता ली। हैन हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है नहीं। ह्युन वू छाता उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है तुम्हें हमेशा मदद की जरूरत पड़ती है और तुम्हें परेशान देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हैन उसकी आंखों में देखती है और हल्के तंज के साथ मुस्कुराकर पूछती है पहले कहते थे कि मेरी फिक्र होती है, अब कहते हो कि मुझे परेशानी में देख नहीं सकते, ऐसा क्यों। एक पल की चुप्पी। ह्युन वू अपनी सांसों को थामकर आंखें झुकाकर धीमी आवाज में बोलता है मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुम अनकंफर्टेबल फील करोगी, लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ। वो रुकता है, फिर कहता है मैं सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हूँ। मेरा घर योंगडू टाउन में है जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। उन्हें पूरे टाउन में बहुत सम्मान मिलता है। हमारे पास 35 से ज्यादा गायें हैं। मैंने शहर में 2 साल के लिए एक अपार्टमेंट भी लीज पर लिया है, यानी मुझे रेंट की चिंता नहीं है। हैन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है तो तुम कहना क्या चाहते हो। ह्युन वू उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहता है अगर तुम्हें इस जॉब से निकाल भी दिया गया और अगर तुम्हें आगे कोई काम नहीं मिला तब भी मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। हैन कुछ पल के लिए चौंक जाती है
उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। ह्युन वू एक लंबी सांस लेकर आगे कहता है, ईमानदारी से कहूं तो मैं हमेशा चाहता था कि मेरी फ्यूचर वाइफ भी जॉब करे, लेकिन अगर वो तुम हो तो मैं अकेले भी काम करके हमारा घर चला लूं। हेन की आंखें भीगने लगती हैं, लेकिन बारिश की बूंदों में फर्क करना मुश्किल है। ह्युन वू उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। हेन चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोल पाती। उसकी आंखें बस ह्युन वू को देख रही होती हैं। ह्युन वू हल्के से मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें आज ही जवाब देने की जरूरत नहीं है, इसलिए खुद पर प्रेशर मत लेना। वो अपना छाता उसके हाथ में पकड़ा देता है, भीगना मत। हेन छाता लेने से हिचकिचाती है, कुछ कहने ही लगती है। तभी ह्युन वू मुस्कुराकर कहता है, अपना ख्याल रखना, और फिर वो तेज बारिश में बिना छाते के चला जाता है। हेन उसे जाते हुए देखती है, फिर खुद से कहती है, मैं तो कह रही थी कि मेरा ड्राइवर मुझे पिक करने वाला है, लेकिन उसके बाद मैं और भी ज्यादा इंप्रेस हो गई और शायद मैं भी उसे लाइक करने लगी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हेन दर्शकों की ओर देखकर बताती है, यही हमारी लव स्टोरी की शुरुआत थी। हम दोनों ने काफी समय तक डेट किया, लेकिन जैसे ही उसे मेरी फैमिली के बारे में पता चला, उसने रिजाइन कर दिया और अपने होम टाउन चला गया। उसने मेरे कॉल्स उठाना बंद कर दिया, मुझसे बात करना बंद कर दी। तभी उसके फोन पर हेन का मैसेज आता है, जिसमें वो ह्युन वू को बाहर आने के लिए कहती है। तभी ह्युन वू को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती। वो बाहर आकर देखता है तो उनके खेत में एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है, जिसमें से हेई निकलती है, जिसे देख टाउन के सब लोग तो हैरान रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। हे चिल्लाकर कहती कि क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? अभी ह्युन वू भी उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो भाग कर जाता है और उसे गले लगा लेता है। इससे दोनों ही बहुत खुश होते हैं। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, ह्युन वू बताता है कि उस दिन हेई को देखकर ऐसा लगा था कि वो हेवन से उतरी कोई एंजल है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। इंटरव्यूअर पूछते हैं कि पहले ब्यूटीफुल लगती थी, यानी कि अब नहीं लगती। हाँ, ये सुनकर ह्युन वू थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, वो तो अब भी एक एंजल ही है। मैंने आपको इतनी बार बताया ना कि मैं अपनी शादी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं और हेन एक बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ बिता रहे हैं। अब भी हम दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना 3 साल पहले करते थे। पर ह्युन वू को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा। अब आखिर इनके बीच क्या प्रॉब्लम है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ह्युन वू के कुछ कलीग्स, जो कि उसके लॉ स्कूल के फ्रेंड्स भी थे, और ये सब भी ह्युन वू के साथ क्वींस ग्रुप की लीगल टीम में ही थे। तो एक फ्रेंड बाकी को बताता है कि ह्युन वू हेन को डिवोर्स देने वाला है और वो चाहता है कि हम में से कोई एक उसका अटॉर्नी बने और उसके डिवोर्स सेटलमेंट को पूरा करे। लेकिन ये सभी बहाना बनाने लग जाते हैं, पर असल में ये सब क्वींस ग्रुप से डरते थे, क्योंकि अगर इन्होंने कोर्ट में ह्युन वू की साइड ली, मतलब होगा क्वींस ग्रुप को अपोज करना, और आज तक जिसने भी क्वींस ग्रुप से पंगा लिया है वो बर्बाद हो चुका है। इसलिए ये सभी कहते हैं कि आखिर ह्युन वू भी तो एक लॉयर है, तो क्यों ना वो खुद ही ये केस लड़े। पर ये सभी एक बात से हैरान होते हैं कि आखिर ह्युन वू को डिवोर्स क्यों चाहिए। वो तो एक ड्रीम लाइफ जी रहा है, कोरिया की सबसे अमीर फैमिली का दामाद बनकर। कोई पागल ही होगा जो ऐसी जिंदगी छोड़ना चाहेगा और क्वींस ग्रुप के खिलाफ जाएगा। इसके बाद ही हम हेन को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस आती है और अपने असिस्टेंट से पूछती है, क्या मुझे 1 ट्रिलियन क्लब की ओर से ग्रुप चैट का इनवाइट आया? असिस्टेंट बताती है कि नहीं, क्योंकि हमारी मंथली सेल 900 बिलियन की है। हेन कहती है, इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है, 1 ट्रिलियन होने में बस 100 बिलियन का फर्क था। और एक इंटरनेशनल ब्रांड है हर्षायना, जो सिर्फ उन्हीं कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करता है जो इस ट्रिलियन क्लब में होती हैं। इसलिए हेन डिसाइड करती है कि जिन ब्रांड्स का अच्छा सेल नहीं होता वो उन सारे ब्रांड्स को अपनी कंपनी से कट ऑफ कर देगी। तो हेन तुरंत एक मीटिंग बुलाती है, जहां उसे उनकी कंपनी के उन सारे ब्रांड्स का नाम मिल जाता है जिनकी सेल कम है। वो इन सारे ब्रांड्स को बंद करने का ऑर्डर देती, पर एक डायरेक्टर बताते हैं कि हमने लीगल टीम से बात की इस बारे में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम इन ब्रांड्स को ऐसे अचानक बंद नहीं कर सकते। हेन गुस्से में पूछती है कि किसने मना किया, तो डायरेक्टर बताते हैं मिस्टर ह्युन वू ने। जिसके अगले ही सीन में हेन की असिस्टेंट ह्युन वू के डिपार्टमेंट में जाती है और उसे बताती है कि सीईओ आपसे मिलना चाहती है। ह्युन वू कहता है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। पर तभी एक दूसरा डायरेक्टर आकर बताता है कि सीईओ काफी अपसेट है, इसीलिए कि आपको जल्दी से आने के लिए कहा है। ह्युन वू का वहां पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ह्युन वू काफी चिढ़ा हुआ भी था, पर फिर भी वो चला जाता है। जहां हेन उससे पूछती है कि आखिर हम उन ब्रांड्स को क्यों नहीं बंद कर सकते जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। ह्युन वू उसे बताता है कि उन सारे ब्रांड्स ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हम उन ब्रांड्स को ऐसे ही बंद करके नहीं निकाल सकते। हेन कहती है कि उन सारे ब्रांड्स के खिलाफ लॉसूट फाइल करो। ह्युन वू कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, हम उनसे जीत नहीं सकते, अभी लॉस बहुत बदल चुके हैं। बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने पावर्स का मिसयूज ना करें, इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। इस पर हेन पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने पावर्स का मिसयूज कर रही हूँ? ह्युन वू कहने जाता है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था,
पर उसे रोकते हुए हैन कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारी कंपनी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? जिन ब्रांड से हमें कोई प्रॉफिट ना हो उन्हें हम फिर भी अपने साथ रखें और अपना खुद का नुकसान करें। ह्यून वू बताता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में गड़बड़ी है। वे लोग उन ब्रांड्स को ज्यादा प्रमोट नहीं करते, जिससे लोगों को उन ब्रांड्स के बारे में पता ही नहीं चलता, जिस वजह से उनकी सेल्स कम होती है। इसके लिए भी वे ब्रांड्स हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हैं, मीडिया में भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे खिलाफ केस भी कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे अच्छा होगा कि हम उन ब्रांड्स की हेल्प करें, उन्हें अच्छे से प्रमोट करने में मदद करें, जिससे हमारी सेल्स बढ़ सके। हैन उनसे कहती है, मिस्टर ह्यून वू, क्या मैंने आपसे कोई एडवाइस मांगी? मैं आपको बता रही हूँ उन ब्रांड्स को बंद करने के लिए। अगर वे लोग नहीं मानते तो उन पर केस करो और उनके खिलाफ केस जीतो, जो आपकी लीगल टीम की जिम्मेदारी है। ह्यून वू को काफी गुस्सा आता है, पर फिर भी वह यस मैम कहता है। उसके बाद ही हैन चली जाती है तो ह्यून वू भी उसके बाद चला जाता है। वह लिफ्ट में जाता है, तभी उसके पास हैन आती है जो लिफ्ट बंद कर देती। वह कहती है, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है दूसरों के सामने ये दिखाने की कि हम दोनों में बनती नहीं है? ह्यून वू कहता है, हमारे रिलेशनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस पर हैन कहती है, तभी तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। मैं जिस स्टोर मैनेजर को निकालने वाली थी, तुमने पहले उसे मेरे बारे में वार्निंग दे दिया ना? वह कहता है, वह मैनेजर हमारे साथ बहुत पहले से काम करता है, वह अभी भी बहुत हार्ड वर्किंग है, छोटी सी गलती के लिए उसे निकालना सही नहीं है। ये सुन हैन कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो और तुम्हें दूसरों की इतनी ज्यादा फिक्र है। क्या तुम उनके लिए कोई हीरो बनना चाहते हो? दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो और अपने करीबियों के बारे में सोचो। वह कहता है, क्या तुम अपनी बात कर रही हो? अगर हाँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई ऐसा करीबी रिश्ता है? हैन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वह कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 1 घंटे में मुझे लॉन्च में आकर मिलो। हैन ठीक है कहकर गुस्से में चली जाती है, तो ह्यून वू भी उसका आने का इंतजार करने लगता। हेटलेन 1 घंटे से शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, इसलिए ह्यून वू अपने केबिन में लौट आता है, जहां हम देखते हैं कि वह अपना डिवोर्स पेपर तैयार करता है। इसी के साथ ही पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। तो आखिर इन 3 सालों में ऐसा क्या हो गया जो शादी तक एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, पर आज डिवोर्स की नौबत आ गई? देखेंगे हम अगले पार्ट्स में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो हडू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में।